नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेतृत्व विजन पे। चलिए पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ये इसमें क्या है भाई, जो भारतीय अनुच्छेद, भारत का जितना भी अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद पे चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद में आपका 11 तक हो गया था, मतलब नागरिकता तक हो गया है। भाग 2 में नागरिकता था, वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट बात है उसी बात को यहाँ पे रखेंगे। ये नहीं कि किसी भी प्रावधान को पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जाम में पूछ पे नहीं करेगा तो फिजूल का पढ़ के क्या करेंगे। तो वही बात है, अनुच्छेद 12 यहाँ पे देखेंगे भाग 3। भाग 3 में क्या है भाई, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कितना से कितना तक, 12 से 35 तक। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। कितना तक, 36 से 51 में। वही बात है, अनुच्छेद 12 जो स्टार्ट होता है मौलिक अधिकार, और भाग 4 में जो नीति निर्देशक में स्टार्ट होता है अनुच्छेद 36। ये दोनों अनुच्छेद में एक ही बात कहा गया है, एक ही बात कहा गया है। बात क्या है सर, बात है इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है। राज्य कैसा होगा उसका परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन से समुदाय संगठन शामिल होंगे, तो कौन कौन से शामिल होंगे, संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी। इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं होगा, इसमें सिर्फ संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, ये सब शामिल होगा। ये अनुच्छेद 12 और 36 में एक ही बात है। अनुच्छेद 13 सभी दिन से विवादित बात, जब से संविधान लागू हुआ और प्रश्न मौलिक अधिकार के कमी या वृद्धि में आया, और अनुच्छेद 13 में जो प्रावधान था वहाँ सबका क्या हो गया, हालत खराब हो गया। और बहुत सारा केस आया, बेरूबाड़ी केस, पंजाब राज्य का केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस आया जो केरल राज्य से संबंधित था। ये सब केस का कहीं ना कहीं जड़ अनुच्छेद 13 में ही देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 13 में है क्या सर, अनुच्छेद 13 में क्या कहा है, जैसे अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य का परिभाषा है, उसी प्रकार अनुच्छेद 13 में क्या है कि जो मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा, उसमें संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। अगर संसद संशोधन करेगी तो वहां तक उसे शून्य मान लिया जाएगा जहां तक किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार में क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। काफी आसान बात था। अगर किसी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, अगर भारतीय संसद उसमें कानून बना के उस अधिकार को कम करती है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कानून शून्य हो जाएगा। यही बात अनुच्छेद 13 में है। मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है ही नहीं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप। अनुच्छेद 13 विधि को परिभाषित करता है, कानून को परिभाषित करता है। ये सब बात यहाँ पे है, अनुच्छेद 13 में है। तो यहीं पे जैसे आप देखेंगे विवाद कैसे हुआ, विवाद हुआ यहाँ पे ऐसे कि जब लागू किया गया, संविधान लागू किया गया, सबसे पहला बात आया उसमें, संविधान जब लागू किया गया था 7 मौलिक अधिकार था, एक संपत्ति का भी अधिकार था ना जी। तो संपत्ति का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन हुआ क्या, परिणाम ये हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश के विकास के लिए रेलवे का भी निर्माण करना था, रेलवे का विकास करना था, इंडस्ट्री बढ़ाना था। ऐसे में एक एक व्यक्ति, एक एक राजा महाराजा जो सो कॉल्ड राजा हुआ करता था, वो सारे भूभाग का मालिक था, उसी का सारा जमीन था। लेकिन यहाँ से रेलवे गुजारना है, रेलवे मान लीजिए गुजारना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, रेलवे नहीं कर सकते हैं रेलवे का निर्माण, क्योंकि इस राजा का जमीन है। और राजा का जो जमीन प्राप्त हुआ है, भूभाग प्राप्त हुआ है, वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत प्राप्त है, उसको तो ले नहीं सकते हैं। तो यही बात, इसलिए विवाद बढ़ते गया था। यहाँ से काफ़ी आसान है। तो जो 7 मौलिक अधिकार है, कितना मौलिक अधिकार है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मौलिक अधिकार वर्तमान जब देश आज़ाद हुआ था उस समय। अभी 6 मौलिक अधिकार है, अभी वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिक को। उस समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था।
अनुच्छेद 1 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद क्या 1 में क्या है? समानता का अधिकार। इसके तहत अनुच्छेद 14 से 18 तक का विवरण है, यानी 5 अनुच्छेद को रखा गया है समानता का अधिकार में। 5 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है, यानी इसमें 4 अनुच्छेद का विवरण देखने को मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 3 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें सिर्फ अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 पे चर्चा किया गया है, यानी 2 अनुच्छेद इसमें है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। उसके बाद क्या भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब भारतीय नागरिक बनेंगे हम भारत का, तो हमको धर्म से संबंधित कोई स्वतंत्रता देंगे कि नहीं? तो हाँ भाई, धर्म को न मान सकते हो वही बात है। चौथा अधिकार क्या दिया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में इसमें कितना अधिकार हो गया? 25, 26, 27, 28, यानी यहाँ पे 4 गो अधिकार दिया। और पांचवा क्या है भाई? पांचवा क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पांचवा क्या है? शिक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके तहत अनुच्छेद 29 और 30 कहा गया। अनुच्छेद 29, 30 यानी 2 ठो यहाँ पे भी है अधिकार, 2 ठो अनुच्छेद दिया गया। 6 में क्या था? जब संविधान लागू हुआ था वहाँ पे संपत्ति का अधिकार 6वां अधिकार था। और आप देखेंगे 19F जब पढ़ाएंगे ना, 19F अभी पढ़ाएंगे थोड़ा दिन में, तो 19F में भी वही बात रखा गया था, संपत्ति का स्वतंत्रता दिया गया था। तो अनुच्छेद 6 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 31 को रखा गया था, जो 31A को उठा के अब कहाँ दे दिया है? 300A में। अनुच्छेद 31 को उठा के अब अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। 300 आर्टिकल 300A में कहा रख दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार है। तो अनुच्छेद 31 ये तो खत्म ही कर दिया। 7वां अधिकार था, ये जो मौलिक अधिकार दिया गया, इसकी गारंटी कौन लेता है? तो यहाँ है, यहाँ क्या है भाई? उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। 7वां अधिकार कैसा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यहाँ पे 1 है। और 6ठा में अब 1 को ठुने बता सुनना बचा, तो इसका हो गया 5 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 0 अनुच्छेद, 1 अनुच्छेद। तो अगर इसको लिखा जाए 542 और 420 ना जी, 420 और 1 ना 54, 24, 20, 1, 54, 24, 20, 1 सुनना में अब संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। ये समझ में आया बात? चलिए शुरुआत करते हैं संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है संपत्ति का अधिकार नहीं, सॉरी क्या बोल दिए हम, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो उसी में अनुच्छेद 14 चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। जो भारतीय नागरिक है और विदेशी भी नागरिक है, इसमें विदेशी भी शामिल हो जाएगा। ये भारतीय भूभाग के अंतर्गत, भारतीय भूभाग जो है, भारतीय भूभाग जो भी है, जितना भी बड़ा भारतीय भूभाग है, इसमें सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। वही बातें यहाँ पे लिखा गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे तथा सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, जितने भी नागरिक आएंगे सभी कानून के समक्ष समान होगा। ये नहीं कि आप राष्ट्रपति हैं, ये क्या नाम है, आप कोनो राजा महाराजा हैं, आप अमीर हैं और कोई घटना करते हैं। एक सामान्य सा बात समझाते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है भाई, एक अमीर है, एक अमीर है, अमीर को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक अमीर है एक गरीब व्यक्ति है, और दोनों एक के जुर्म किया। क्या कर दिया है भाई? कर दिया है, कोनो अपराध कर दिया है, मतलब चोरी कर दिया। और चोरी के लिए चोरी किया है, मान लीजिए दोनों एक ही प्रकार का चोरी किया है। तो अब ये नहीं कि अमीर व्यक्ति को, और चोरी का जो सज़ा है भारतीय कानून में चोरी का सज़ा मान लीजिए 10 कोड़ा मार है ना, 10 कोड़ा मारेगा उसको,
तो वही बात है। अब ये नहीं कि अमीर व्यक्ति को 2 कोड़ा मारेगा और यहाँ पे इसको 10 कोड़ा मारेगा ऐसा बात नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, सभी को अनुच्छेद 14 के तहत समान का दिया, मतलब कानून के समय समक्ष सभी कोई समान है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में जो है इसमें कुछ व्यक्ति विशेष पे, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया है। पिछले बार 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया ये प्रश्न कि भारतीय नागरिक को सिर्फ कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है जो विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो वही 15 देखते हैं। 15 में क्या कहा गया है भाई? राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, 5 प्रकार का है लोग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो सबरीमाला केस आया था, सबरीमाला केरल में एक मंदिर है ना जी, तो वही मंदिर में वयस्क महिलाओं को प्रवेश से वर्जित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद मतलब हो गया 15 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राज्य किसी व्यक्ति से के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, यहाँ पे स्त्रीलिंग लोग, जो भी वयस्क स्त्री है उसे मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित था। जो सबरीमाला केस आया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था, आप लोग जानते हैं, वो बहुत पुराना केस हो गया, 2 साल पुराना, 19 का मामला है ये, समझे। तो वहाँ पे अनुच्छेद 15 का ही उल्लंघन हो रहा था, भारतीय महिलाओं का या महिलाओं का जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यहाँ पे वही बात है, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। कौन? राज्य, यानी राज्य मानी भारत सरकार। जो राज्य का परिभाषा हम अनुच्छेद 12 में बता दिए आपको। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बोला गया कि जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, तो फिर सर महिला को आरक्षण काहे दे दिया? तो इसमें कहा गया है, उसी में अनुच्छेद 15B में कहा गया है कि महिला, SC ST, बच्चा के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकती है। उसे आप संविधान का उल्लंघन नहीं समझेंगे। यहीं पे लिखा गया है SC ST, अब तो EWS भी बना दिया ना जी जो भी पिछड़ा वर्ग है। इसमें मेन है सामाजिक कल्याण, जो हमारा मतलब सभी व्यक्ति समान हो। भारत में क्या है भाई, भारत का जो एक एक व्यक्ति का विकास हो, ऐसा लक्ष्य रखा गया है शुरू से कि भारत मतलब एक ही व्यक्ति वंचित नहीं हो। अगर किसी का शोषण हुआ है तो उसको थोड़ा दो, ये नहीं कि भाई अमीर हैं आप, और अमीर को कोऑपरेट करना चाहिए। जिसके पास रुपया पैसा है या धन दौलत है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको भी डोनेट करना चाहिए कि इसका भी विकास हो। मतलब ये जितना भी इस लोग में महिला का शोषण हुआ है, प्राचीन काल से ही शोषण हुआ है, तो महिला का, बच्चा का विकास हो, कैसे विकास होगा, इसमें सभी को योगदान करना चाहिए। ये तो नैतिक बात हो गया, नैतिक बात। लेकिन कानूनी बात में भी यहाँ है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून के साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है SC ST के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? ये भी सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में क्या है भाई? राज्य सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा। किसमें? सरकारी नौकरी में। राज्य सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किंतु राज्य महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ ही अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान कर सकती है। ये बात है कि अब सभी को समान अवसर देंगे। एक बात आपको, एक जेन्युइन बात बताते हैं। एक 29 तारीख था, पिछले बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम था बिहार SSC का भी मेंस का एग्ज़ाम, एक के डेट में दे दिया।
और मेरा दोनों एग्ज़ाम था, दरोगा का भी मेंस था और बिहार एसएससी का भी मेंस था। उसमें पूरा आंदोलन हो गया। 29 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, हमको याद है। दरोगा का एग्ज़ाम 29 तारीख को हुआ था पिछले बार, समझे। ये 29 तारीख को ही हुआ था। तो ये जो तो हम लोग मतलब आंदोलन हुआ, आंदोलन किस बेस पे हुआ, यही अनुच्छेद 16 पे आंदोलन हुआ कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो दोनों एग्जाम देने के लिए पीटी निकाला है, अब एक एग्जाम को छोड़ना ही पड़ेगा अगर दोनों एग्जाम एक दिन होगा तो। लेकिन हुआ क्या, इसके लिए विरोध हुआ कि मेरा तो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है सर। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 16 में सरकार हमको अवसर की समानता दिया गया है, लेकिन एक अवसर को तो आप ख़त्म कर रहे हैं एक के दिन एग्ज़ाम लेके। तो वही बात है। तो फिर हुआ क्या, एक एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया गया। तो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम मेंस का हुआ बाद में हुआ था, तो वही बात है। लेकिन कुछ आरक्षण से संबंधित बात है, किंतु राज्य महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ ही अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान कर सकती है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 बीबीआई है। बात कुछ नहीं है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी का बात है। किसी से छुआछूत आप नहीं कर सकते, सामान्य सा बात है। छुआछूत मतलब अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट, इतने बार पूछता है कि मतलब कुछ नहीं पूछने का है, पॉलिटी से पूछ रहे हैं प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत पूछ दो। तो ये बात हो गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किस आधार पे छुआछूत होता होगा? अमीरी गरीबी हो सकता है, SC ST हो सकता है, या फिर महिला हो सकता है, किसी भी आधार पे। वही बात है कि अनुच्छेद यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, कैसा, छुआछूत वाला, तो वह कानून के अनुसार दंडित होगा। अनुच्छेद 7 में है। तो छुआछूत अब खत्म हो गया है, और कुछ लोग में अभी भी ऐसा मानसिकता है, तो वो जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि सबको तो एक दिन वहीं जाना है ना, अंतिम। तो वही बात है, मौतें है, इसलिए क्या फ़ायदा अनटचेबिलिटी करके। वही अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 बहुत आसान है, और समानता के अधिकार के तहत इसमें दिया गया है भाई। इसमें कहा क्या गया है, राज्य द्वारा सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या है भाई, उपाधि उपाधियों का अंत। मतलब पहले हुआ करता था क्या कि कुछ लोग अंग्रेज का चाटुकारिता करता था, चाटुकारिता बोल दीजिए, या अंग्रेज के समय में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ सरकार था, उस समय कुछ सम्मान दे दिया जाता था, जैसे राय बहादुर, नाइटहुड, या फिर सर, ऐसा उपाधि हुआ करता था। तो इससे एक होता है क्या कि जिससे उपाधि मिला वो तो हवाबाजी कर रहा है ना जी, वो तो हवाबाजी कर रहा है कि भाई हमको यह उपाधि मिला है, और अपने आप को अन्य से ज़्यादा साबित करेगा कि हम कुछ अलग हैं। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ, तो बोला कि भाई उपाधि का अंत कर दो, अब कोई उपाधि नहीं होगा। हाँ, लेकिन सेना में जो उत्कृष्ट योगदान देगा उसे सम्मानित किया जाएगा। मतलब राज्य सेना द्वारा विधि संबंधी सिवाय अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकती है, सेना में कर सकती है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब मान लीजिए ये नोबेल पुरस्कार भारतीय लोग को मिलेगा, तो पुरस्कार कैसा है, नोबेल, यानी विदेशी पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार तो विदेश से मिलता है। अगर भारतीय नागरिक को मिलेगा नोबेल पुरस्कार, तो पहले आप राष्ट्रपति से अनुमति लीजिए। रेमन मैग्सेस मिलेगा तो आप राष्ट्रपति से लीजिए, क्योंकि रेमन मैग्सेस भारतीय पुरस्कार नहीं, राष्ट्रपति से अनुमति लेके उस देश से लीजिए आप कोई पुरस्कार। तो यही बात है कि अगर कोई उपाधि भारत सरकार दे रही है, कैसे में, सेना को दे सकती है। सेना को हो गया, सामाजिक रूप से जो समाज में बहुत उत्कृष्ट योगदान कर रहा है, तो उस क्षेत्र में कोई उपाधि मिल सकता है। ये सब बात है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये सब मिल सकता है। अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का क्या भाई, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। यहाँ पर अनुच्छेद 19 में
स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, लेकिन वर्तमान में जो एक 19F है, देश के किसी भी भाग में धन संचय करने की स्वतंत्रता, मतलब कोनो भाग में, देश के किसी भी भाग में आप धन जमा कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ये आपका खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19F को अब क्या कर दिया है, निरसित कर दिया है। खत्म नहीं कर सकते हैं, निरसित मतलब प्राणहीन कर दिया गया है। निरसित अच्छा शब्द लगेगा ना, वही बात है। अनुच्छेद 19A में क्या कहा गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप किसी भी बात को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्र हैं विचार को व्यक्त करने के लिए। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी भाग में धन संचय करने की स्वतंत्रता, ये तो अब तो निश्चित कर दिया गया है। देश के किसी भी भाग में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये सब बात वैज्ञानिक बात था, लिख लिए। याद कैसे करेंगे सर, याद करने के लिए तरीका है। आप मान लीजिए थोड़ा थोड़ा हवाबाजी वाला बात बता रहे हैं, किसी को किसी लड़की से प्रेम या लड़की को लड़का से प्रेम हो गया, तो प्रेम होगा कैसे होगा, मतलब आप अपना विचार व्यक्त करेंगे अपनी प्रेमिकाओं के साथ, तभी ना जी। तो वही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब ना आप किसी लड़की को या लड़की लड़का को प्रपोज किया, यहाँ पे प्रपोज किया विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत। अब क्या हुआ, प्रपोज तो कर दिया, अब एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट ना होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। इसके तहत देखिए, अब एक्सेप्ट तो कर लिया, अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में है कि अब कोई हथियार न लीजिए, आप जाके पार्क में मिलिए। वही सामान्य सा बात है, थोड़ा सा मजाक मस्ती वाला बात बता रहे हैं आप। सभा करने की स्वतंत्रता, अब मिलिए जुलिए, बातें होगा। अब प्रपोज कर दिए विचार अभिव्यक्ति के तहत, दूसरा बात तो अब तो मिलने जाइएगा, पार्क में जाइए, इधर उधर जाइए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, अब संघ बनाइए, टीम बनाइए, आप दोनों को मिलवाइए ना जी। लड़की फैमिली वाले को भी बुलाइए, लड़का वाला को भी बुलाइए, दोनों को फैमिली को मिलाइए, तो वही संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अब शादी ब्याह कर लिए हैं आप दोनों, तो आप देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, तो वही बात है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, तब ना आप किसी भी देश में किसी भी जगह जा सकते हैं। क्या आप अभिव्यक्ति की आज़ादी था तो आप प्रपोज किए, उसके बाद आप पार्क में मिलने जुलने लगे, उसके बाद क्या हुआ, संग दोनों घर वाले को मिलाएं, उसके बाद क्या हुआ, अब शादी ब्याह कर लिए, तो अब क्या हुआ कि आपको आवागमन की स्वतंत्रता है, किसी भी भाग में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने। अब जान लेते हैं, घूमने के लिए दोनों गया, वाइफ हस्बैंड का अब तो वाइफ हस्बैंड बन चुका है, तो अब मान लीजिए ये ऊटी गया घूमने के लिए, और वहीं पे मन मोह लिया उसका और मिल गया, मतलब कि हम यहीं रहेंगे, पसंद हो गया जगह, तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता के तहत वो दोनों गया ऊटी और वहीं रह गया, तो वही बात है, निवास करने की स्वतंत्रता है इसलिए ना रह गए। अब नेक्स्ट है, देश के किसी भी भाग में धन संचय करने का। पहले ये धन संचय करने का अधिकार था, जो अब 19F को निरसित कर दिया गया है, यानी प्राणहीन कर दिया। नेक्स्ट है, देश के किसी भी भाग में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए वहाँ गया है जी, ऊटी में रह गया, तो वहाँ पे भूखे रहेगा नहीं भाई, काम करना पड़ेगा तब ना खाएगा। तो वही बात है, देश के किसी भाग में कोई व्यापार कीजिए, आजीविका चलाइए, आजीविका के लिए कोई ना काम धंधा कर सकते हैं देश के किसी भाग में। यहाँ पे एक अपवाद हुआ करता था, अब तो 370 खत्म ही कर दिया। जम्मू कश्मीर यहाँ पे अपवाद हुआ करता था कि आप जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। कुछ जो 370 का मैटर आया है, पिछले मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया,
वो सब बात तो अब खत्म हो चुका है लगभग लगभग। ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 शायद आप समझ लिए होंगे ना, लड़का लड़की मिला, अभिव्यक्ति का जे दी, फिर मिलने लगा, अनुच्छेद 19(2) में। उसके बाद दोनों घर वाला को बुलाया, संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद देश के किसी भाग में जहाँ घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या हो गया भाई, वहाँ पे निवास करने की स्वतंत्रता, वहीं पे रह गए। उसके बाद अगर रह गए तो आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, वहीं आजीविका चलाने काम काज करने लगे। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के संदर्भ में संरक्षण। क्या चीज में भाई, अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपराध अगर करता है या अपराध किया है कि नहीं किया है, इसके संबंध में अपराध के संदर्भ में 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। अपराध के संबंध में संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को। तो यही बात है। अनुच्छेद 20A में कहा गया है, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा। अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति कोई अपराध कर चुका है क्या है, कोई व्यक्ति कोई अपराध कर चुका है, अब ये नहीं कि एक अपराध किया है, अब जब मन हो गया दूसरा अपराध भी कर लेगा, दूसरा अपराध भी नहीं करेगा, और दोबारा कोई मैटर होगा तो उसी को पकड़ के 2 बार सजा दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। दूसरा बात क्या है भाई, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाने वाले कानून के तहत। आपको संजय दत्त का केस याद हो गया होगा ना जी, टाडा बाद में ख़त्म हो गया था, बाद में ये ख़त्म हो गया था टाडा लेकिन जब संजय दत्त अपराध किया था उस समय ये टाडा कानून था और संजय दत्त पे लगा था, तो ये केस भी फाइल किया कि हम पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो कानून ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है भाई, यहाँ पे अपराध करने के समय जो कानून है उसी के आधार पे आपको क्या करेंगे, सजा देंगे। एक सेकेंड, अपराध करने के समय जो भी कानून है उसी के तहत आपको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20C में। 20C में है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसी को आप डंडा मार मार के उसको कबूलवाइए नहीं कि तुम ही कबूलो कि अपराध किए हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो 3 बात सामान्य है अनुच्छेद 20 के तहत, 3 बात है, तीनों बात मुंह से सुनिए। 20 में क्या है, 20(1) में पहला बात जो है, पहला बात क्या है, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक अपराध के लिए केवल एक के बार। दूसरा में क्या भाई, दूसरा में क्या है, अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत आपको सजा दिया जाएगा। अब मान लीजिए अपराध कोई मर्डर कर दिया, मर्डर का इसके लिए 14 साल सजा है, अब बाद में ये सजा हो जाएगा 20 साल। और लेकिन अब 20 साल हो गया, अब ये अब सजा मिल रहा है, जब 20 साल हो गया तब सजा मिल रहा है, ये नहीं कि आप उसको 20 साल का सजा दे दीजिए, नहीं भाई, क्योंकि वो जब अपराध किया था उस समय उस जुर्म के लिए सिर्फ 14 वर्ष का सजा था। इसलिए अपराध करने के समय जो कानून है उसी के आधार पे आपको सजा मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अनुच्छेद 20C में क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते हैं, कबूलवा नहीं सकते कि तुम जुर्म कबूल करो अपना, ऐसा नहीं कर सकते। आप प्रूफ कीजिए, आप साक्ष्य जमा कीजिए, समझे, इतना बड़ा सिस्टम है, कोई गवाही लाइए, कोई बात है। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 को अगर देखेंगे ना तो अनुच्छेद ब्रह्मांड है। अनुच्छेद 21 क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्यों है, हम बताते हैं ब्रह्मांड क्यों है। सर ब्रह्मांड के बारे में सुने थे, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, पहले अनुच्छेद 21 इतना था, उसके बाद अनुच्छेद 21 बढ़ा, फिर अनुच्छेद 21 बढ़ते गया। व्यक्ति के जब मौलिक अधिकार के विषय में चर्चा होता है ना, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 में ही आके अटकता है। कैसे, अब किसी को सोने का अधिकार प्राप्त है तो अनुच्छेद 21 के तहत सोने की स्वतंत्रता है,
किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, अनुच्छेद 21 में है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में मिला है सबको। आपका मोबाइल है, जैसे ये मोबाइल है मेरा, मान लीजिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल को कोई ना छुए। ये नहीं कि आप आए अब मास्टर साहब का मोबाइल खोल के आप गैलरी देखने लगे, व्हाट्सएप चेक करने के लिए, ये मेरे निजता का अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो आप नहीं चेक कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी का नहीं चेक कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी का भी चेक नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरी पत्नी है उसका मोबाइल चेक करेंगे, नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। तो वही अनुच्छेद 21 ब्रह्मांड है, ये व्यापक होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन 21 का बढ़ोतरी हो रहा है। और अनुच्छेद 21A में तो 86वां संविधान संशोधन आपको पते होगा ना जी, 2002 वाला 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो क्या कहा गया, 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कानून में बात है के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अगर कानून में है कि कोविड में आप रोड पे नहीं जाइए, तब तक आप नहीं जाएंगे क्योंकि विधि का प्रक्रिया है ये। लेकिन आप उसको बरियारी, जब कोविड का लॉकडाउन भी नहीं लगा है फिर भी रोड पे अगर घूम रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है भाई, ये अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता है ना, जीवन जीने की, शुद्ध श्वास लेने की स्वतंत्रता है, पोल्यूटेड नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री बगल में लगाया है, उसकी भरपाई करने के लिए वो इंडस्ट्री काम करती है उस जगह पे, नहीं तो कहे कि आप वहाँ प्रदूषण कर रहे हैं, आप प्रदूषण कर रहे हैं। इसमें अनुच्छेद 21 का जब व्यापक रूप पढ़ेंगे तो स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है सभी व्यक्ति को, क्योंकि ये धरती पे अगर जन्म लिए हैं तो प्रदूषण में रहने के लिए नहीं, स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए। अब कोई प्रदूषण कर रहा है यहाँ पे तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं, वही बात है। तो अनुच्छेद 21 में है बात, ये बहुत व्यापक है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है। सोने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, किसके साथ रहना है उसके लिए अधिकार। और मान लीजिए जो आजकल मैटर आया है लिविंग रिलेशनशिप वाला जो मैटर आया है कि लड़का लड़की पहले भी किसी के साथ रह सकती है एक रूम में। एक समय हुआ करता था जब हम लोग थे 11th-12th में थे, उस समय काम था ये मैटर लिविंग रिलेशनशिप वाला। तो अगर सुनते थे कि कोई लड़का लड़की साथ में शादी के पहले कहीं रह रहा है तो अचरज बात हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण परिवेश में तो अभी भी नहीं है ऐसा, बड़े बड़े शहरों में लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में उसको ऐसा करने के लिए अधिकार प्राप्त है। जो पिछला वाला केस आया था पिछले साल कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना, कोई भी महिला अगर उसका हस्बैंड है फिर भी वो किसी पुरुष के साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है अनुच्छेद 21 के तहत ही। और पुरुष भी महिला पे आप दवा नहीं कर सकते, आपका कोई वस्तु नहीं है, आपकी पत्नी है वो वस्तु नहीं है, अगर वो आपके साथ खुश नहीं है तो अलग रह सकती है। ऐसा ही है संविधान बात। और आप क्या कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। अनुच्छेद कहाँ भाई, अनुच्छेद 21A, ये 86वां संविधान संशोधन मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था मैटर, समझे। इसमें क्या है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को, कितना से कितना सर, 6 से 14, 6 साल का बच्चा और 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को क्या करेगा भाई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। सब बच्चा को क्या कीजिए, प्राथमिक शिक्षा दीजिए, क्योंकि अगर ये इस धरती पे जन्म लिया है तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो दीजिए उसको ना जी। तो वही बात है, शिक्षित बना दीजिए, दस्तखत करने जानना चाहिए। तो वही बात है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल कर दिया। ये पहले नीति निर्देशक सिद्धांत में हुआ करता था वहाँ से उठा के 2002 में इसे मौलिक अधिकार के तहत रख दिया गया। अनुच्छेद 22 में क्या है, 22 में भी 3 प्रकार का बात है। इसमें जो 20 है
20 20 में है क्या भाई, अपराध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। सर तो कैसे पकड़ेंगे, तो आप बताइए, कोई व्यक्ति पहले अपराध करेगा कि पहले गिरफ्तार होगा? ये नहीं कि भाई थाना जाएंगे, भाई देखिए ना हम अपराध करने वाले हैं, पहले हमको गिरफ्तार कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है जी। पहले कोई व्यक्ति अपराध करेगा तब भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो 20 में क्या होगा, अपराध के संबंध में संरक्षण। 22 में क्या है, गिरफ्तारी करने के संबंध में संरक्षण। 20 से एक बात छूट गया था, अभी याद आया। अनुच्छेद 20 एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 20 और 21, आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रपति शासन के समय में भी क्या होता है, किसी व्यक्ति का, जैसे है कि जब अनुच्छेद 356 लागू होगा राष्ट्रीय आपात, उस समय व्यक्ति के मौलिक अधिकार में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में कमी नहीं होता है, वह हमेशा जीवित रहता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा अनुच्छेद आपातकाल के समय में भी जीवित रहता है, तो अनुच्छेद 20 और 21, वो प्राणहीन नहीं होता है मौलिक अधिकार में। तो अनुच्छेद 22 में क्या है भाई, गिरफ्तारी कम करने के संदर्भ में संरक्षण। थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है 22A में क्या है भाई, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। सर सामान्य बता दिए, आपको समझाए नहीं, समझ लीजिए। आप अपराध किए हैं और आप दरोगा, हम दरोगा बन गए, मान लीजिए दरोगा बन गए, हम आपको गिरफ्तार करने गए, आपका गेट ढकाए, तो आप दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलने के बाद सबसे पहले अगर हम आपको गिरफ्तार करेंगे तो आप क्या पूछेगा, किस जुर्म में दरोगा साहब हमको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा दरोगा को, समझे। उसके बाद क्या है, अगर हम को गिरफ्तार कर लिए तो ये नहीं कि थाना में रखिए, नहीं, 24 घंटा के अंदर हमको कहाँ पे, किसी ना किसी दंडाधिकारी के पास पेश कीजिए, 24 घंटा के अंदर। इसमें क्या है भाई, गिरफ्तार करके जो थाना ले जाया जाएगा, इस बीच का समय को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर क्या कीजिए, किसी दंडाधिकारी के पास कोर्ट में हमको पेश कीजिए। और उसके बाद अगर कोर्ट में पेश कर दिए तो हम अगर अपराध कर किए थे और हमको गिरफ्तार किया गया है, तो हमको एक ठो कानून का जो जानकार वकील है उससे सलाह लेने का अधिकार। तो 3 बात, जैसे दरोगा साहब आया तो भाई किस जुर्म में अपराध किए, किस जुर्म के लिए हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा बात, अगर गिरफ्तार कर लिया गया 24 घंटा के अंतर्गत निकटतम न्यायाधीश के समक्ष जो पेश किया जाएगा वो कीजिए। और तीसरा बात, अगर वहाँ तीसरा बात ये हुआ कि वकील से परामर्श लेने का अधिकार सभी को प्राप्त है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, यही बात है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है भाई, शोषण के, किसी भी व्यक्ति का शोषण होगा उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है एक एक व्यक्ति को। कहाँ के व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को। भारतीय व्यक्ति, क्योंकि क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान का कानून जो होगा वहाँ पे देखा जाएगा, श्रीलंका में जो संविधान में बात लिखा जाएगा वहाँ पे देखा जाएगा। ये भारतीय पढ़ रहे हैं तो भारतीय में, भारत में क्या भाई, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव का जो व्यापार होता है, खरीद फरोख्त, मानव का बिक्री होता है ना जी, दास प्रथा समय में ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी लड़का लड़की को कहीं से पकड़ता है। साउथ मूवी में देखेंगे, साउथ क्या मूवी सब में दिखाया जाता है, लड़की को पकड़ के उसे दूसरे देश में बेच दिया जाता है। तो वही बात है, किसके लिए बेचा जाता है भाई, तो उसका गलत व्यापार कर, जैसे उसका किडनी हो गया, आँख हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, ये सब का व्यापार तस्करी होता है, तो वो सब बात है। तो मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब क्या होता है भाई, बलपूर्वक श्रम, आपको काम करने का मन नहीं है, बरियारी काम करवा रहे हैं, तो वही हुआ बलात्श्रम, बलपूर्वक श्रम को ही बलात्श्रम बोला जाता है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध है। खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं खटा सकते हैं किसी को,
बेगारी मतलब बिना पैसा दिए हुए कि रे कर दो ये काम, बिना मजदूरी का, तो वो नहीं करवा सकते हैं। इस प्रकार के अन्य जबरदस्ती किसी से काम लेते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं आप, समझे। निश्चित है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा करते हैं तो ये व्यक्ति आप पे केस करेगा। कहाँ पे सर? तो सुप्रीम कोर्ट में। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। आप सामने पढ़ेंगे, जब अनुच्छेद 32 बताएंगे तो 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, कि अगर इसमें से किसी भी बात का उल्लंघन होगा तो व्यक्ति आप पे केस करेगा। जो ऐसा उल्लंघन करेगा तो उस पर केस किया जाएगा, और केस कहाँ? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, जिला न्यायालय में नहीं। सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बात होगा यहाँ पे, क्योंकि मौलिक अधिकार में उल्लंघन हुआ है। नोट है यहाँ पे, नोट क्या है? जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नहीं समझे सर? होली का माहौल है, अभी होली का माहौल है। अब आप कहाँ पे हैं? आप बॉर्डर पे हैं, राष्ट्रीय सेवा में हैं, आप रेलवे चला रहे हैं। रेल चलाना जरूरी है ना जी। आप ये नहीं बोलिएगा सर हम होली में जाएंगे, नया शादी ब्याह किए हैं और ससुराल जाएंगे, होली में जाना हमको ज़रूरी है, तो नहीं जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको रहना पड़ेगा तो आपको होली में भी छुट्टी नहीं मिलेगा। आप देखेंगे पुलिस में, आर्मी, फौजी में, ये सब में राष्ट्रीय सेवा होता है, उसमें आपको काम करने के लिए बाध्य कर सकती है कौन? सरकार। आप अनुच्छेद 23 के तहत ये नहीं सोचेंगे कि अनुच्छेद 23 में उल्लंघन हुआ है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखिए सर होली में हमको छुट्टी नहीं मिला, इसलिए मेरा क्या हुआ? मौलिक अधिकार में उल्लंघन हुआ, हम इसलिए केस कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं। आपको बोलेगा, पूछा जाएगा आपसे कि मौलिक अधिकार में कमी कौन किया, उल्लंघन कौन करवा दिया? तो भारतीय सरकार। कैसे भाई? तो हम राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं। तो नहीं भाई, राष्ट्रीय सेवा में ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 पीटी में पूछा गया, दरोगा 2017 के पीटी में पूछा गया प्रश्न था। तो वही बात है, यह 24 में 4 को लिख दीजिए और 14 यहाँ रखिए, दिमाग में आ जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों में जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं। मतलब 14 वर्ष का सभी बच्चा है, 14 वर्ष का सभी बच्चे को, किसी भी बच्चा को आप किसी खान में काम नहीं करवा सकते हैं। कारखाना में काम या जोखिम भरे काम में आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो 14 वर्ष का बच्चा करेगा क्या सर? तो अनुच्छेद 21 में पढ़े थे। अनुच्छेद 21 में क्या है? 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार देगी। तो जब सरकार पढ़ा रही है फ्री में, तो आप कोनो काम करवाइएगा ओकरा जी? नहीं करवाइएगा, तो नहीं करवा सकते हैं। तो अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को आप जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 को देखते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। जो भारतीय नागरिक होगा उसे जो अधिकार मिला है, क्या उसे बरियारी यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन करवा सकता है? नहीं, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। यहाँ पे जब पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई पंथ नहीं है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। आप अपने मन से कोई भी धर्म मान सकते हैं, हिंदू मानिए, मुस्लिम मानिए, सिख मानिए, बौद्ध मानिए, आप अपने मन से कोई भी धर्म कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यही बात अनुच्छेद 25 में है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसका एडवर्टाइजो कीजिए आप कि हम भाई हिंदू हैं, प्रचार करेंगे, तो ये बात है। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो यहाँ पे बात की गहराई को समझिए। अगर किसी धर्म को मान सकते हैं, तो आज हिंदू हैं और कल सोचते हैं बौद्धिस्ट बन जाए हम, तो धर्म परिवर्तन का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 25। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। यहीं पे एक बात है, सिख लोग सिख धर्म प्रचार करने, यहाँ पे समझिए, धर्म प्रचार प्रसार करने
कर सकता है, मतलब करने के लिए स्वतंत्र था कोई भी व्यक्ति। इसी पॉइंट से आप सिख लोग को देखेंगे कि आप गए और पुलिस आपको चौक पे पकड़ लिया, बोलेगा क्या है कि हेलमेट क्यों नहीं पहने हो, लेकिन आपको तो रोक लिया, आप पे फाइन कर रहा है कि भाई हेलमेट तुम नहीं पहना, हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी चलाने वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पहने, आपको तो पकड़ लिया और फाइन करेगा। लेकिन सरदार जी बगल से पग पहने हुए है, एकदम लहराते हुए निकल गया। आप बोलेंगे सर उसको काहे नहीं पकड़े, उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उसे पग पहनने का अधिकार है धर्म में, इसलिए वो हेलमेट कैसे पहनेगा अगर पग पहनेगा। तो वही बात है, तो वहाँ पे मौलिक अधिकार का क्या हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही वो पग पहनेगा, हेलमेट नहीं, समझे, हेलमेट पहनना चाहिए। चलिए वही बात है, धर्मांतरण कर सकते हैं, कौन सा धर्म मानेंगे, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने वो प्रशासन का अधिकार है। यह सामान्य सा बात है कि कोई भी धर्म आप मानते हैं, तो आप धर्म तो मान लिए सर हिंदू धर्म में है, मुस्लिम में जो होगा मुस्लिम धर्म, तो हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म में है तो धर्म माने। अब धर्म को मानने के बाद दूसरा काम क्या होगा, उसका क्या होगा भाई, प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता होना चाहिए कि अब इस धर्म में है उसका प्रबंधन भी, रख रखाव भी तो होना चाहिए। तो संगठन बनाने का यहाँ पे अधिकार 26 में दिया गया है। 27 में क्या है भाई, 27 में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जो किसी धर्म विशेष से हो। 28 में क्या है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सामान्य सा बात यहाँ 25, 26, 27, 28 मेरे शब्द में समझिए, यहीं पे याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर मेरा हमको बोलिएगा। 25 में क्या भाई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर धर्म मान लिए सर तो दूसरा बात क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार वहीं पे करनी है, धर्म के लिए संगठन बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे तब ना प्रचार प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे संघ बनाए, संघ के लिए क्या चाहिए भाई, रुपया पैसा। तो यहाँ रुपया पैसा एकत्रित कर लिए सर, रुपया पैसा एकत्रित का है कि प्रचार प्रसार करने के लिए रेडियो चाहिए, बजा चाहिए, पोस्टर बैनर चाहिए, तो अब उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो पैसा जमा किए हैं मिल के, उस पर राज्य को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो पैसा क्या होगा, टैक्स मुक्त होगा। अगर हमको प्रधानमंत्री बनाइएगा ना तो यहाँ पे बहुत घपला होता है, प्रधानमंत्री बनाइएगा तो सबसे पहले अनुच्छेद 27 में ही संशोधन करेंगे हम। किसी को बात मेरा बुरा लग रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत संशोधन कर देंगे कि अगर यहाँ पे बहुत सारा रुपया है तो किसी ट्रस्ट में दे दीजिए। अब बहुत सारा ऐसा है भी, आप महावीर स्वामी पटना का जो महावीर मंदिर है, उसे महावीर स्वामी कैंसर अस्पताल है, हॉस्पिटल है, बहुत सारा ट्रस्ट चल रहा है, क्योंकि वो जन कल्याण का बात हो रहा है, तो ये जन कल्याण में देना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है, बहुत लोग यहाँ पे टैक्स छुपाने के लिए भी यहाँ पे रखता है, तो वो थोड़ा सा इसमें निगरानी होना चाहिए था, संशोधन तो होना चाहिए। अनुच्छेद 27 पूरा संविधान पढ़ने के बाद अनुच्छेद 27 में हमको थोड़ा कमी दिखता है बस। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद यहाँ पे जमा कर लिए। अनुच्छेद 28 में क्या है, अगर कोई सरकारी स्कूल है, सरकार द्वारा पोषित स्कूल में किसी धार्मिक शिक्षा नहीं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, बिहार बोर्ड का सरकारी स्कूल है, सारे टीचर लोग हिंदू है, मान लीजिए हिंदू का, हिंदू बहुसंख्यक में हिंदू है, मान लीजिए हिंदू शिक्षक है। अब यहाँ पे आप कोई मुस्लिम, एक दो घर मुस्लिम है, एक दो बच्चा पहुँच गया मुस्लिम, तो आप यहाँ पे हिंदू के लिए कोई ऐसा नहीं गीता का उपदेश नहीं देने लगेंगे, क्योंकि आप इस बच्चे का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। सरकार द्वारा पोषित स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यही बात है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, धर्म के लिए संगठन बना सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं जिस पे टैक्स नहीं लेगी सरकार। उसके बाद क्या है, किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 29 में है, 29-30 में है अल्पसंख्यक का अधिकार है। यहाँ पे अनुच्छेद 29 और 30 समझने के लिए, समझने से पहले आप सोचिए कि भाई यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। अल्पसंख्यक को
क्या अधिकार दिया गया है, तो वही अनुच्छेद 29 में है, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका बहुत कम बोलने वाला लोग है, तो अपना भाषा को सुरक्षित रख सकता है, विकास कर सकता है, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकता है, उसके लिए सरकार भी पोषित करेगा उसको। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नहीं समझे? यहाँ पे समझिए, केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे, ये नहीं कि उसका संस्कृति कोनो और है सर तो उसको सरकारी नौकरी पर नहीं बैठाइए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप अनुच्छेद 29 में, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। वो क्या है? अल्पसंख्यक है। और मान लीजिए आप ही के समाज में आपको किसी को ये भी लगता होगा भाई हम हिंदू हैं, बहुसंख्यक में हैं, तो हमको ऐसा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा, हमको अभिनय संस्कृति का अधिकार क्यों नहीं मिला है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा दे भी दिया है अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक भी, लेकिन आप तो देखिएगा समाज में अगर कोई व्यक्ति है इसके पास सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ है, ये लोग इतना बड़ा परिवार भी है, इससे अपना आजीविका चला सकता है, लेकिन एक समाज में गरीब तबका का लोग है, कुछ 2-4 घर है, तो अब क्या इसको आरक्षण मिलना चाहिए या इसको आरक्षण मिलना चाहिए? ऑब्वियसली इसको मिलना चाहिए, इसका भी दायित्व है कि इसको दो कुछ ना। तो वही बात है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक तो अपना कर ही सकता है, कहा कि बहुमत में है, अल्पसंख्यक को अधिकार है। अनुच्छेद 30 में क्या है भाई? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। कोई भी शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मदरसा की स्थापना होगा। हिंदू धर्म में सरस्वती विद्या मंदिर क्या स्थापना यहीं पे होगा, समझे? तो अल्पसंख्यक के नहीं, मदरसा का स्थापना दूसरा है, लेकिन वो जो प्राइवेट है सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षक संस्था चला सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शिक्षा संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी उसे अनुदान देने में, समझे? तो ये बात अनुच्छेद 30 में है, मौलिक अधिकार खत्म ही कर देंगे। अनुच्छेद 32 क्या है भाई? 31 में क्या है सर? 31 में जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है, खत्म कर दिया है, और 300A में डाल दिया गया है उसे कानूनी अधिकार के तहत। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 समझते हैं एक के बाद। क्या बोले? आगे जो पढ़े हम लोग, मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय नागरिक को। अगर उस नागरिक को इस मौलिक अधिकार में उल्लंघन होगा, उसके मौलिक अधिकार में कमी होगा, तो अनुच्छेद 32 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान होगा। किसको? नागरिक को। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। और अनुच्छेद 226 में भी यही बात है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो अनुच्छेद 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। उसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है भाई कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो व्यक्ति बंदी है उससे क्या करो? प्रत्यक्ष करो। परम आदेश, आदेश भी कैसा? परम आदेश। आदेश जारी करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। परम आदेश। प्रतिषेध रोकेगी, उत्प्रेषण भी, वहाँ पे उसको रुको और वो क्या करेगी भाई? उस फाइल को आप आगे बढ़ाइए, उत्प्रेषण लिख कीजिए। आधिकारिक परीक्षा लेख, किस अधिकार से उस पोस्ट पे बैठे हैं। अब मान लीजिए आप नौकरी करने लगे गलत तरीका से, तो आपको सरकार पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट पूछेगी अधिकार परीक्षा लेख के तहत किस अधिकार से इस पोस्ट पे तुम आसीन हो। ये बात है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है। काफ़ी आसान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो व्यक्ति बंदी बनाया गया उसे प्रत्यक्ष करो। परम आदेश, हम ये आदेश देते हैं। प्रतिषेध, आदेश कैसा हो? परम आदेश समझिएगा, बिहार में आ गया बाढ़, बिहार में क्या हो गया? आ गया बाढ़,
और परम आदेश रीट जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बिहार या हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी किया कि भाई 1 महीना के लिए जब तक बाढ़ रहेगा, बाढ़ प्रभावित इलाके में या पानी जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे स्कूल सारा बंद होगा। अब कोई मास्टर स्कूल खुले रख दिया, 4 बच्चा बह गया पानी में, तो ये तो गलत बात हो गया ना। इसलिए परम आदेश है कि आप स्कूल को बंद कर दीजिएगा। प्रतिषेध, आप काम को रोकिए। कोई काम चल रहा है अगर निचले अदालत में तो वहाँ पे रुकने के लिए बोलेगा, रुक जाइए। उत्प्रेषण लेख, वो जो काम रुक गया है उसको भेजिए ऊपर। और अधिकार पेक्षा लेख मतलब किस अधिकार से उस पोस्ट पे बने हैं, समझे। तो ये बात है, ये बात समझ में आ गया होगा। 32 से 226 भी समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार से बहुत बड़ा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।